हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था है। मैं एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। डीकेटी के इस इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में मैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो वी स्टार्टेड विद लिटरेचर में हमने प्रोज और पोइट्री समझा था और फिर हमने शुरू किए थे दोनों। अब वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोज जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड इट इज़ रिटन बाय सर नेल्सन मंडेला। अब जैसे कि हमने समझा था कि प्रोज अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ आर सम लाइक स्टोरीज, कुछ होते हैं बायोग्राफीज, कुछ ऑटोबायोग्राफीज, कुछ एनेक्डोट्स इवन। स्टोरीज मतलब जैसे कहानियाँ जो होती हैं, और एनेक्डोट्स हमें कहते हैं किस्से, जैसे कोई किस्से सुनाते हैं, जैसे दादी नानी किस्से सुनाती हैं। और बायोग्राफीज़ होती हैं किसी की लाइफ स्टोरी, अगर कोई और लिखता है, मतलब थर्ड पर्सन में अगर हम लिखते हैं तो कोई और लिखता है किसी और की लाइफ स्टोरी, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। और ऑटोबायोग्राफी तब होती है जब वो खुद की लाइफ स्टोरी खुद लिखते हैं। तो यहाँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। इन्होंने खुद की कहानी खुद ही लिखी है। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये ऑब्वियसली इट्स लाइक अ स्मॉल वन, तो इससे ये पूरी उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक एक्सर्प्ट है उनसे। एक्सर्प्ट का मतलब होता है एक पार्ट, जो उनकी पूरी बुक है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो आपके सिलेबस में इस बुक में है, तो हम उसी का एक एक्सर्प्ट पढ़ेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑब्वियसली बाय दैट बुक एंड इट्स अ वेरी गुड रीड। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नेल्सन मंडेला सर थे कौन। Now he was one of the greatest legends we can say, because he was the one who helped in freeing South Africa from apartheid. Apartheid क्या था? Racial discrimination था। Racial discrimination मतलब भेदभाव on the basis of the color of the skin between blacks and whites, कि जो ब्लैक्स थे उन और वाइट्स थे उन दोनों को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की जाती थी। ब्लैक्स को लो माना जाता था और उनको सोशल इक्वालिटी नहीं मिलती थी, तो इनकम इक्वालिटी भी नहीं मिलती थी। साउथ अफ्रीका में कई तरीके के राइट्स थे, कई तरीके की प्रिविलेजेस और जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सब कुछ ब्लैक्स को नहीं, ये सब सिर्फ वाइट्स को मिलता था। तो नेल्सन मंडेला ही फॉट फॉर हिज कंट्री मतलब कि अपने कंट्री में सारे सिटीजन्स की इक्वालिटी के लिए, कि कोई भेदभाव ना हो, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और इवेंचुअली when his country became free of apartheid, he went on to become the first president of the democratically elected country, मतलब the democratically elected government। जब फर्स्ट टाइम्स वहाँ पे डेमोक्रेसी के बेसिस पे इलेक्शंस हुए तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एज वेल। तो सर नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ द नेशन भी कहा गया है, जैसे इंडिया के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को कहा गया है। बिकॉज एज वी नो कि गांधी जी लेड आर फाइट फॉर फ्रीडम जब ब्रिटिश का रूल था हम पे, तो उसी तरीके से नेल्सन मंडेला सर ऑल्सो was one of the greatest leaders who led the struggle to equality in South Africa। तो उनको भी फादर ऑफ द नेशन कहा गया है वहाँ पे। अब इस चैप्टर का टाइटल जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब आज़ादी। लॉन्ग वॉक क्यों कहा गया है? कोई ऐसा लिटरल मीनिंग नहीं था इसका कि बहुत दूर चल के जाना पड़ा। रादर इसका एक मेटाफोरिकल, एक फिलोसफिकल मीनिंग है कि बहुत ही लंबी रोड थी और बहुत ही मुश्किल रोड थी। अब दे कुड हैव ईजिली सेड कि वॉक टूवर्ड्स फ्रीडम, या फिर अ रोड टूवर्ड्स फ्रीडम, द पाथ टूवर्ड्स फ्रीडम, बट दिस इज रेफर टू एज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ हमें सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एडजेक्टिव लॉन्ग भी समझ आती है, क्योंकि लॉन्ग जो एडजेक्टिव यूज़ किया है दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस के बहुत ही लंबा टाइम था जब जो वाइट्स की सुप्रीमेसी और वाइट्स का जो कंट्रोल था, तो जो वाइट्स को जो ऊंचा दर्जा दिया गया था इतने टाइम तक, वो इनइक्वालिटी जब एंड हुई तो उस चीज़ की जो लड़ाई थी और जो एकदम जो लंबा पीरियड था वो बहुत मुश्किलों से निकला, और जो इक्वालिटी फाइनली मिली वो भी बहुत कठिनाइयों से मिली। तो ये है इस टाइटल का मतलब।
किस तरीके से फाइनली जो ब्लैक्स थे उन्हें आज़ादी मिली और कितनी मुश्किलों से। अब वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर और जैसे जैसे मीनिंग्स आएंगे दैट आई विल टेल यू, और उन वर्ड्स जो नए वर्ड्स आएंगे उन्हें हम किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आई रीड दीज चैप्टर्स सो दैट आपको थोड़ा सा फॉर रीडिंग मॉड्यूलेशन, इंटोनेशन और कहाँ पे छाया होती है, कहाँ थोड़ी लो होती है, यू अंडरस्टैंड, सो इट हेल्प्स इन योर स्पीकिंग एंड लिसनिंग असेसमेंट्स एज वेल। So let's start with the chapter. Now it says, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. अब हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, एक सेटिंग दी जाती है। यहाँ सेटिंग किस चीज़ की है, यहाँ सेटिंग है डेट की 10th May। 10th में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर, और डॉन्ट का मतलब होता है, दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो दिन के लिए कि जो दिन जब शुरू होता है तो ये शुरुआत कैसे हुई दिन की, तो यहाँ पे ब्राइट एंड क्लियर अच्छा दिन था। दूसरा मीनिंग हाउएवर डॉन्ट का ये हो सकता है कि when we use a word like dawned upon me, जब कुछ हमें कुछ रियलाइजेशन होती है दैट हम कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जब फाइनली वो रियलाइजेशन हिट होती है ना, तो इट फाइनली डॉन्ड अपॉन मी, या मेरे को फाइनली जब रियलाइज हुआ, तो उस चीज़ के लिए हम डॉन्ड अपॉन मी कह सकते हैं। तो 10th में शुरू हुआ, अच्छा दिन था, और पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था, प्लेजेंटली बिसीज्ड। बिसीज्ड का मीनिंग लिखा हुआ है आपकी बुक में, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय डिग्निटरीज। डिग्निटरीज कौन होते हैं, डिग्निटरीज जो अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हम कहते हैं। जैसे हमारी कंट्री में आएंगे तो फॉरेन डिग्निटरीज बोलेंगे उन्हें, रिस्पेक्टेबल पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और वर्ल्ड लीडर्स। तो पिछले दिनों से हु वाज नेल्सन मंडेला सराउंडेड बाय, ही वाज सराउंडेड बाय जो और लोग आए हुए थे बाकी देशों से। कहाँ, किस चीज़ के लिए आए हुए थे, सम फॉर सम इनॉग्रेशन आए हुए थे और अपनी रिस्पेक्ट्स पे करे, दे वर पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स। पेइंग द रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ जैसे एक पोलाइट विजिट कर रहे हैं। अब उनका इनॉग्रेशन हो रहा है, नाउ वी कैन गेस कि इनॉग्रेशन किस चीज़ का, एक न्यू गवर्नमेंट का है, एक न्यू कंट्री स्टार्ट हो रही है एक सेंस में, तो उस चीज़ का इनॉग्रेशन है ये, उस चीज़ की ओपनिंग। इनॉग्रेशन मतलब ओपनिंग, किस चीज़ की शुरुआत हो रही है। तो पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स, एक पोलाइट विजिट के कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रहे हैं। पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स को अगर हम इसे यूज़ करेंगे अपने अगर हम इसे ऐसे यूज़ करेंगे कि पेइंग देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स, तो लास्ट रिस्पेक्ट्स इसका मीनिंग ऑल टुगेदर एक डिफरेंट होगा। दिस विल बी यूज जब हम सपोज किसी की डेथ हुई है और हम उनके फ्यूनरल को रेफर कर रहे हैं, तो हम जब जाते हैं अपनी कंडोलेंसेस देने, तो हम उसे वी वेंट एंड गेव आवर लास्ट रिस्पेक्ट्स, अपने लास्ट विजिट करके आए क्योंकि उनके किसी के फ्यूनरल पे या किसी के प्रोसेशन पे, तो हम उसे पेइंग द लास्ट रिस्पेक्ट यूज़ करेंगे। हाउएवर इधर इट इज़ यूज फॉर गिविंग अ पोलाइट विजिट, एक कंग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि एक नया सिरा शुरू हो रहा है कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए। फिर लिखा है जो सेरेमनी है, ये जो इनॉग्रेशन हो रही है, जो ओपनिंग हो रही है, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट्स आए हैं अभी तक साउथ अफ्रीका पे जो भी सेरेमनीज हुई, ये इट इज़ द बिगेस्ट अभी तक जो हुआ है। क्योंकि हम बिकॉज गेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो कंट्री को बाकी जो कंट्रीज़ हैं साउथ अफ्रीका को अच्छे नज़रिए से नहीं देखती होंगी। तो अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग है वो बाकी कंट्रीज़ के डिग्निटरीज के साथ। Up the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. अब सेरेमनीज कहाँ हो रही थी, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर को डिस्क्राइब किया है, बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विद मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। जैसे स्टेडियम में होती हैं एक एक स्टेप्स पे होती हैं सीट्स, तो उस तरीके से एक काइंड ऑफ स्टेडियम कैसे जैसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में होती हैं, बट द डिफरेंस है जैसे ऑडिटोरियम में रूफ होती है, इसमें एम्पी थिएटर इज डिस्क्राइब एज अ बिल्डिंग इसमें ऊपर रूफ नहीं है, सीट्स हैं स्टेडियम की तरह। तो किसका था, फ्रॉम द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, जो सिटी का नाम है।
फॉर डेकेड्स, डेकेड्स हम रेफर करते हैं 10 ईयर्स के पीरियड के लिए कि डेकेड, और जैसे 25 ईयर्स हो जाते हैं तो वी रेफर टू एज सिल्वर जुबिली, देन 50 ईयर्स एज गोल्डन जुबिली एंड 100 ईयर्स एज अ सेंचुरी. तो डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. अब सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी किस चीज़ के लिए कहा गया है? यूनियन बिल्डिंग्स जो है, हम साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट, उसे हम साउथ अफ्रीका के लिए यूनियन बिल्डिंग्स कह सकते हैं. कहाँ पे? प्रिटोरिया जो सिटी है वहाँ पे. अब द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, तो वहाँ पे जो यूनियन बिल्डिंग थी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पे राज किसका था? वाइट सुप्रीमेसी का. सुप्रीमेसी किस चीज़ के लिए दर्जा दिया गया था? और ब्लैक्स को लो मानते थे, उनको राइट्स नहीं देते थे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं देते थे. तो वहाँ पे वाइट्स ने रूल किया है इतने टाइम तक. तो जो गद्दी थी किसके पास थी? सारे वाइट्स के पास थी. अब क्या था लेकिन? नाउ इट वाज द सीट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग. रेनबो किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? वाइट सुप्रीमेसी बताया कि पहले कौन रूल करते थे? वाइट्स. पर आज क्या नज़ारा है? आज है रेनबो गैदरिंग बनी हुई है. वाइट का ऑपोजिट क्या हुआ? यहाँ पे रेनबो की यूज़ किया है. रेनबो इन द सेंस कि वाइट्स और रेनबो कलर ऑफ स्किन के लिए रिप्रेजेंट किया गया है. वहाँ पहले सिर्फ वाइट्स होते थे, वाइट्स थे गवर्नमेंट में, वहाँ पूरी बिल्डिंग में हमेशा वाइट्स होते थे. अब यहाँ पे रेनबो गैदरिंग है. रेनबो गैदरिंग किन लोगों की है? कि जो डिफरेंट कलर्स और नेशंस के लोग आ रखे हैं. साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब जो कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करती, और डेमोक्रेटिक मतलब जो वोट दे के इलेक्ट करते हैं. जैसे इंडिया में हम वोट दे के इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उसे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होती है. तो रेनबो जो बहुत सारे वहाँ पे लोग आ रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, बीट एनी कलर ऑफ स्किन. तो उनको वाइट और रेनबो को हमने कंपेयर करके बोला है कि पहले वाइट होते थे बस, पर अब यहाँ पे एकदम रेनबो गैदरिंग हो रखी है. फिर ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़िन्नानी. अब दैट लवली ऑटम डे, नाउ इफ यू नोटिस कि पहले हमें पता चला कि 10th में है, पर यहाँ पे दे रेफरिंग कि वहाँ पे ऑटम है. नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ द बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ जोग्राफी के डिफरेंट कंट्रीज में एक दिन पे डिफरेंट सीजन्स चलते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड द हेमिस्फीयर डिफरेंस. तो उसकी वजह से साउथ अफ्रीका में व्हेन देयर इज समर 10th में, इन इंडिया ऑब्वियसली इट्स वेरी हॉट, एंड इन साउथ अफ्रीका इट वाज अ लवली ऑटम डे, इट वाज अ क्लियर स्काई. आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़िनानी. डॉटर का नाम क्या है? ज़िनानी. और एकम्पनी का मतलब क्या है? एकम्पनी का किसी के साथ जाना. जैसे सपोज इफ वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्स मी कि मुझे मार्केट जाना है, विल यू कम अलॉन्ग, विल यू टैग अलॉन्ग विद मी, विल यू कम विद मी. सो इफ आई गो अलॉन्ग विद हर, so I will say कि I accompanied my friend to the market. अब accompanied यूज किसके लिए करते हैं? जैसे पर्पस किसका था? मार्केट जाना किसको था? मेरी फ्रेंड को. काम किसको था? उसको था. पर मैं क्यों गई? मैं ऐसे ही साथ में चली गई बिकॉज आई गेव हर कंपनी. उसके तो मैं ये बोलूँगी कि I accompanied her to the market. वही सेम वे में यहाँ पे नेल्सन मंडेला सर ने, उन्होंने अपने गवर्नमेंट स्टार्ट करनी थी, इनॉग्रेशन करना था, बट his daughter, Zinani, she accompanied him. फिर on the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as the second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, अब यहाँ पे ये रेफर किया गया है कि पोडियम जो होता है, जो स्टेज को रेफर कर रहे हैं, वहाँ पे दो जेंटलमैन के नाम दिए गए हैं. आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस. वन वाज स्वर्न इन एज द कोई पोस्ट हैं दो, एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की और एक फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की. इंडिया में नहीं होती है सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पोस्ट होती है. इंडिया में नहीं होती है सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वहाँ पे हुई. तो वहाँ पे पहले उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई. फिर व्हेन इट वाज माय टर्न, किसकी टर्न? नेल्सन मंडेला सर की टर्न, टू टेक द ओथ ऑफ एज द प्रेसिडेंट. So I pledged. What did he do? He pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. Then there's a speech given, there's a oath given, जो भी उन्होंने speech, जब उनकी बारी थी तो उन्होंने pledge लिया. किस पे? जैसे जब स्वेरिंग इन सेरेमनीज होती हैं, ओथ होती हैं, जैसे हमारी कंट्री में भी, इफ़ यू कैन गो एंड वॉच वीडियोज, इसमें होते हैं दैट दिस मिनिस्टर या दिस रिप्रेजेंटेटिव, सब लोग अपनी ओथ लेते हैं व्हेन एवर दे स्टार्ट द टर्म ऑफ ऑफिस. तो वैसे ही बिकॉज ही वाज आल्सो स्टार्टिंग हिज टर्म एज द प्रेसिडेंट, तो उन्होंने भी ओथ ली.
और उन्होंने किया कि मैं ओबे करूँगा, अपहोल्ड करूँगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को, और मैं अपनी सारी रिसोर्सेज डिवोट कर दूंगा, मतलब बहुत ही शिद्दत से काम करूंगा वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए रेफर किया है, और साउथ अफ्रीका और उसके लोगों के लिए मैं अपनी पूरी रिसोर्सेज, पूरी एनर्जी दूंगा। तो वहाँ पे जो गेस्ट थे और जो पूरी दुनिया थी उनको उन्होंने ये स्पीच दिया। अब ये स्पीच बहुत पावरफुल है, बहुत ही इंट्रीगिंग भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। विल रीड इट। टुडे all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved a political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Now, जो ये फेमस पर्सनालिटीज़ की जो स्पीचेस होती हैं दे आर सो पावरफुल, जैसे स्पीचेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ही गेव दिस स्पीच मैंने इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इन्होंने 14 अगस्त को दी थी, एंड दैट वाज टाइटल्ड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने बहुत पावरफुल पार्ट बोला था एक स्पीच का, विच सेड कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द होल वर्ल्ड शैल बी asleep, India will arise and awaken to freedom. ऐसे करके it was similar on these lines, जिसमें उन्होंने बोला था कि जब पूरा वर्ल्ड सो रहा होगा तो इंडिया एट द मिडनाइट आवर, मतलब रात को जब पूरा वर्ल्ड सो रहा होगा तो अगले दिन अब सुबह से इंडिया एक नई सुबह उठेगा किस चीज़ की? आज़ादी की सुबह उठेगा। तो ये जो स्पीचेस होती हैं दे आर वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ कि आपको बहुत ही पेट्रियोटिक फील करवाती हैं, एंड दे गिव यू सच इंस्पिरेशन एंड सच ग्रैटिट्यूड फॉर दीज फेमस लीडर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतनी फाइट करके हमें आज़ादी दिलाई। सेम वाज विद सर नेल्सन मंडेला, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, तो इनकी भी जो स्पीच थी दिस इज़ वेरी पावरफुल। हर एक सेंटेंस का मीनिंग बहुत डीप है। नाउ एज वी स्टार्ट इट, इन्होंने बोला है कि आज हम लोग जो यहाँ पे सब हैं, हम कन्फर करेंगे ग्लोरी एंड होप टू अ न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फर करना मतलब देना, क्या चीज़? ग्लोरी एंड होप, एक आशा है किस चीज़ की? न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न क्या होता है? न्यू बॉर्न जैसे बेबी होता है, वैसे इनकी नई नई आज़ादी जो इन्हें मिली है, तो इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करेंगे। अब जो हमें एक्सपीरियंस मिला है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर किस चीज़ के लिए रेफर किया है? जो अपार्थीड साउथ अफ्रीका में होता आया है, जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कि इतने टाइम तक जो चला है, उसको उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, मतलब एक इंसान का बनाया हुआ तूफान समझ लीजिए जो आया था। अब ये इस चीज़ जो हमने कठिनाइयाँ झेली, जो एक्सपीरियंस हमें इस चीज़ से मिला है, उस चीज़ से क्या होगा? एक नई सोसाइटी बनेगी, और ये जो सोसाइटी बनेगी, जो पूरी मानवता है, पूरी मानवता इस जो नई सोसाइटी बन रही है उस सोसाइटी पर गर्व महसूस करेगी। We who were outlaws not so long ago. Outlaws मतलब जैसे जो उन जगह में बिलोंग नहीं करते, उन लोगों को हम यूजुअली आउटलॉज कहते हैं। जैसे लिखा है, इसमें मीनिंग है we who were outlaws, इसका मतलब ये लिखा है because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. अब क्या था कि जैसे मैं आपको पहले बताया था कि साउथ अफ्रीका बिकॉज अपार्थीड डिस्क्रिमिनेशन करते थे वाइट्स एंड ब्लैक्स, तो अदर कंट्रीज, अब ये जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज होती हैं, ये बाकी कंट्रीज दे डोंट लुक नाइसली अपॉन अ कंट्री जो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करती है, जो अपने लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करती। तो साउथ अफ्रीका को आउटलॉ माना गया था। पर तो अब ये कह रहे हैं, हम जो अभी तक
मतलब बहुत रिसेंटली तक हम तक आउटलॉज थे, आज हमें एक रेयर प्रिविलेज मिली है, मतलब हमें एक मौका मिला है किस चीज़ का, टू बी होस्ट टू द नेशंस। होस्ट कौन होते हैं? जैसे सपोज आप के घर अगर डिनर है, आपके घर अगर पार्टी है, तो अगर कोई आ रहे हैं आपके घर तो वो आपके गेस्ट हैं और उनको आप होस्ट कर रहे हैं। आप जो जिन्होंने बुलाया अपने घर, जिसका घर है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट इज़ द होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट कौन है? साउथ अफ्रीका। किस चीज़ के लिए होस्ट हैं? जो बाकी नेशंस आए हैं सेरेमनी के लिए उनकी अपनी मिट्टी पर, ऑन आवर ओन सॉइल। तो आगे जाके वो कहते हैं कि हम आपसे थैंकफुल भी हैं, हम आपको थैंक कर रहे हैं जो भी सब लोग आए हैं यहाँ पे। किस चीज़ के लिए? टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ये सेलिब्रेट करने के लिए, ये चीज़ पाने के लिए, क्या चीज़? कॉमन विक्ट्री, जो हम सब ने मिलकर जीत हासिल करी है। किस चीज़ के लिए? जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। जस्टिस मतलब जो आज हमें इंसाफ मिला है, जो डिस्क्रिमिनेशन होते आई थी उससे। पीस मतलब जो अभी तक जो लड़ाइयाँ हो रही थी और जो दिक्कतें चल रही थी उनसे अब जाके शांति मिली है। और ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी कह सकते हैं जैसे जो गरिमा होती है, तो अब मानवता की जो गरिमा है अब वो फाइनली रिस्टोर हुई है। तो अब हम इन सब चीज़ों की जीत हुई है, तो हम सब लोग को थैंक यू कर रहे हैं कि आप सब लोग आए और हमारे साथ अब इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, इस जीत को। तो अब हमें वी हैव अचीव्ड अ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। जो भी बाधाएं थी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस बना रखी थी अभी तक कि ब्लैक्स ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, तो वो रिस्ट्रिक्शन से सब कुछ फ्री हो गया। और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब अब ब्लैक्स वर नॉट इवन अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का पार्ट हो जाते तो क्या ही बात थी। ऑब्वियसली पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस थी, पर आज पॉलिटिकल इमेंसिपेशन भी मिल गई है। तो इमेंसिपेशन हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की लिमिटेशंस थी अभी तक, पर अब उसकी फ्रीडम मिल गई है। इमेंसिपेशन को हम एक थोड़ा सा वैसे तो ये बहुत सीरियस वर्ड है, पर हम इस थोड़ा सा फनी ह्यूमरस वे में रेगुलर कॉन्वर्सेशंस में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पेरेंट्स ने या किसी ने अभी तक कोई लिमिटेशन लगा रखी कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते, या रात में यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, पर फाइनली किसी एक दिन कन्विंस करके या कुछ करके इफ़ यू get that permission, तो you can say कि I was finally emancipated। तो ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। फिर we pledge ourselves, हम आज शपथ ले रहे हैं कि हम लिबरेट कर देंगे, आज़ाद कर देंगे सारे साउथ अफ्रीका के लोगों को। किन किस चीज़ों से? जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज थी अभी तक, जो कंटिन्यूसली चली आ रही थी ना, रिस्ट्रिक्शंस। बॉन्डेज मतलब किसी को पकड़ के रखना या मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाना, वही सिमिलर सिनोनिम्स हैं सारे, सिमिलर मीनिंग है इन सबका। किस किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस, किस किस चीज़ की दिक्कतें जो थी? जो पावर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो गरीबी थी। अब ऑब्वियसली अगर सोशल इनइक्वालिटी है, अगर किसी को सोसाइटी में हम इक्वल नहीं मान रहे हैं तो उनकी इकोनॉमिक इक्वलिटी भी नहीं हो पाती है। अब सोशली अगर हम उन्हें इक्वल नहीं मान रहे हैं तो उनकी इनकम भी नहीं होती, तो ऑब्वियसली दे विल बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी। और फिर डिप्राइव किया है कितनी सारी फैसिलिटीज से, सफरिंग उन्होंने इतना सहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है आज तक, अब जो भी बॉन्डेजेस थी उन डिस्क्रिमिनेशन की अब नहीं होंगी, अब उन चीज़ों से आज़ाद करा है हम। इन्होंने ये शपथ ली है। अब नेवर नेवर एंड नेवर, अब ये नेवर 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 ये हम रेपिटेशन यूज़ करिए, सेम वर्ड की रेपिटेशन यूज़ करके ये दिखाना गया है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल है कि अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका, ये कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेगी जिसमें कोई एक दूसरे को ऑप्रेस कर रहा हो। ऑप्रेस करना मतलब किसी चीज़ दबाना, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ना करना, तो ऑप्रेस किया गया है, वो अब कभी नहीं होगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन विल दिस हैपन। फिर द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो सफलता मिली है ना, जो मैनकाइंड की सफलता, जो इंसानियत की सफलता मिली है कि अब सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया है, तो कोई और ऐसी अचीवमेंट नहीं, कोई और इतनी ग्लोरियस मतलब ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं होगी सूरज जिस पे सेट करेगा, या मतलब ये बेसिकली टर्म ये है कहने का कि अभी तक इतनी बड़ी कोई मैनकाइंड के लिए इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट हुई नहीं है जो साउथ अफ्रीका में आज हो रही है। सो लेट फ्रीडम रीन, मतलब कि अब आज़ादी को छा जाने दो, और गॉड ब्लेस अफ्रीका। दिस इज वन ऑफ द पावरफुल स्पीचेस। अब ये स्पीच दी एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द सेरेमनी। फिर एज वी मूव ऑन,
It says, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, अब सब लोग भी लिफ्टेड आवर आईज, लिफ्ट मतलब ऊपर करना, ऊपर करके आंखें देखी, ऊपर आंखें करके देखा. स्पेक्टैक्युलर अरे, अरे मतलब एक सीरीज में अरेंज करते हैं तो उसे एक अरे कहते हैं. तो स्पेक्टैक्युलर अरे लिखा हुआ है, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव. किस चीज़ का था? साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स. फॉर्मेशन बना के, जैसे रिपब्लिक डे परेड्स में भी होता है, व्हेन जेट्स गो इन द स्काई एंड दे लीव आउट सम कलर्स एंड जो भी फॉर्मेशन बनाते हैं, इट्स वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट. तो वही सब हो रहा था उस दिन. देखा ऊपर फॉर्मेशन बन रही थी यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, एंड ये सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसिजन और मिलिट्री फोर्स नहीं दिखा रहे थे. मतलब पिन पॉइंट प्रिसिजन मतलब एक्यूरेसी, क्योंकि मिलिट्री आर्मी, दीज पीपल यू सी दे डू एवरीथिंग इन such great coordination, in such great accuracy. कुछ एकदम ऊंच नीच नहीं होती है, सब कुछ एकदम पिन पॉइंट एकदम परफेक्टली होता है. और मिलिट्री फोर्स भी दिखा, तो मतलब सिर्फ मिलिट्री फोर्स और एक्यूरेसी इन सब का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, पर ये एग्जाम्पल किस चीज़ का भी था कि जो मिलिट्री अपनी लॉयल्टी दिखा रही है किस चीज़ को, जो नई गवर्नमेंट आई है, जो अब डेमोक्रेसी बनी है, उस चीज़ को भी मिलिट्री अपनी लॉयल्टी दिखा रही है. तो ये उस चीज़ का भी एग्जाम्पल है. अब आगे, ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब ये है कि थोड़े टाइम पहले इसके क्या हुआ था कि जो जनरल्स थे, हाई जो चीफ्स होते हैं ना, मिलिट्री, आर्मी, ये लिखा है पुलिस फोर्स के, डिफेंस के, उनके चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स. बिडेक्ड मतलब डेकोरेटेड, बिकॉज जो चीफ्स होते हैं ऑब्वियसली इतनी हाई पोजीशन पे तभी पहुंचे होते हैं जब इतने उन्हें मेडल्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट काफ़ी किया होता है कंट्री के लिए. तो उनकी जो चेस्ट थी, उनके जो रिबन्स और जो मेडल्स लगे हुए होते हैं, उन्होंने उन्हें सल्यूट करके और प्लेज किया था. उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हाँ हम लॉयल रहेंगे कंट्री के और प्रेसिडेंट के. अब लिखा है आगे, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. अब ये नॉट अनमाइंडफुल, आई राइट दैट डाउन. पहले हम समझते हैं माइंडफुल. माइंडफुल मतलब किसी चीज़ के बारे में ध्यान देना. जैसे मेरे को आई वॉज माइंडफुल कि मैंने रियलाइज़ कर लिया था. अब माइंडफुल का अगर हम लिखेंगे, एंटोनिम हो गया अनमाइंडफुल. अनमाइंडफुल कि मतलब मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मेरे दिमाग में नहीं आया. अब इस चीज़ को नॉट अनमाइंडफुल, नेगेटिव एंड नेगेटिव, एज मैथ्स में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ भी इसका ओवरऑल मतलब माइंडफुल. पर इसको हमने नॉट अनमाइंडफुल क्यों यूज़ किया है कि नेल्सन मंडेला इज ट्राइंग टू से कि ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसा सोचा नहीं. ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि थोड़े साल पहले इन्होंने मुझे सल्यूट नहीं, इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया होता. अरेस्ट क्यों किया होता? बिकॉज ही इज़ अ ब्लैक. तो ही सेइंग कि ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में ये नहीं आया. सो दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग माइंडफुल, रादर ही इज यूजिंग नॉट अनमाइंडफुल. तो फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron, a pattern in the shape of a V. जैसे V के फॉर्मेशन में चलता है ना, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं, they go in a V formation. That's called a chevron. Chevron of Impala jets left a smoke trail. Smoke trail जैसे कलरफुल जो स्मोक निकलता है. अब यहाँ पे कौन से कलर होता है? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड. ये साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स हैं. रिपब्लिक डे पे हाउएवर इंडिया में होता है सैफरन एंड वाइट एंड ग्रीन, बिकॉज दोज आर द कलर्स ऑफ आवर फ्लैग. तो ये सेरेमनी में हो रहा था, ऊपर जेट्स चल रहे थे, फॉर्मेशन हो रही थी. इट वाज अ ब्यूटिफुल साइट टू वॉच. मूविंग ऑन, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi, ये whites का national anthem दे रखा है, and the blacks singing these them. जो भी whites का national anthem और blacks का national anthem इनके words दे रखे हैं, and the old anthem of the republic.
Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब इस चीज़ को सिंबलाइज किसे, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कैसे हुई नेल्सन मंडेला के लिए कि जो दो नेशनल एंथम्स थे, वाइट्स के भी ब्लैक्स के भी, दोनों के नेशनल एंथम्स एक एक करके हुए एंड दोनों अपने अपने नेशनल एंथम्स गा रहे थे. और ये लिखा है कि हालांकि उस दिन दोनों को एक दूसरे के नहीं पता थे और वो नेशनल एंथम जो एक टाइम पे ब्लैक्स वाइट के हेट करते थे, वाइट ब्लैक के हेट करते थे, डिस्पाइज करते थे, हेट करते थे. पर क्या होगा, अब सून बहुत जल्द वो दिन आएगा जब दोनों को ये जो नेशनल एंथम्स हैं ये दिल से पता होंगे. तो ये जो पैराग्राफ है ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रदरहुड. ये दिखा रहे हैं भाईचारा, दिखा रहे हैं वाइट्स और ब्लैक्स में जो एक होप ला रहा है फ्यूचर के लिए. अब इससे एक और चीज़ ये भी पता चल रही है कि नेल्सन मंडेला ऑल्दो ही इज़ द प्रेजिडेंट, उन्होंने ही वॉज नॉट ऑन द लाइन्स ऑफ टेकिंग रिवेंज, कि अगर उन्हें रिवेंज लेना होता ही वुड हैव बिन लाइक के वाइट्स का नेशनल एंथम नहीं चलेगा, सिर्फ ब्लैक्स का जो रिपब्लिक का चला रहा है वो चलेगा. हाउएवर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो वाइट्स का नेशनल एंथम था उसको भी इक्वली उतनी रिस्पेक्ट मिली जितने ब्लैक्स के नेशनल एंथम को मिली. फिर आगे, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. In the first decade of the 20th century, a few years ago, the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up the differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब on the day of the inauguration, obviously उन्होंने इतना accomplish करके इस दिन पर पहुँचे हैं, तो उन्होंने पुरानी बात उन्हें याद आने लगी कि कैसे हम कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं. तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हुआ कि फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी कौन सी हुई, 1900s की ये हुई 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में, मतलब 1910 फर्स्ट डेकेड, दैट विल बी द फर्स्ट 10, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोयर वॉर जो हुई एंड नेल्सन मंडेला के पैदा होने से पहले जो वाइट्स थे साउथ अफ्रीका के, उनके बीच में जो दिक्कतें थी ना, दे पैच्ड अप द डिफरेंसेस. मतलब जैसे सपोज दो लोगों में लड़ाई हुई है, बोलो चलो अब मतलब जो भी है ठीक कर लो, हाथ मिला लो, गले मिल लो, तो कहते हैं जस्ट पैच अप योर डिफरेंसेस एंड शेक योर हैंड्स एंड हग इट आउट. तो उसे कहते हैं जो जैसे जीन्स में कुछ हो जाता है तो हम उसे पैच अप कर देते हैं, पैच वर्क कर देते हैं, तो उसे पैच अप, उस पर अब मिट्टी डालो, सही करो, उसे पैच कर दिया. जो वाइट्स के बीच में डिफरेंस थे उन्होंने पैचअप कर दिए और साथ में वाइट्स ने मिलकर क्या किया, उन्होंने एक नया सिस्टम खड़ा किया, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द वाइट्स. रेशियल मतलब वाइट्स डोमिनेट करेंगे, वाइट्स ऊपर रहेंगे, किनसे, ब्लैक्स के ऊपर रहेंगे. और किसकी, बल्कि ब्लैक्स की खुद की मिट्टी पे कौन डोमिनेट करेगा, वाइट्स डोमिनेट करेंगे. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. अब ये जो सिस्टम खड़ा किया था इन्होंने that was apartheid. Now this was one of the harshest, मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही rude, बहुत ही mean, बहुत ही inhumane मतलब मानवता के खिलाफ इन्होंने बहुत ही बुरी सोसाइटी क्रिएट कर दी थी, जो मतलब वर्ल्ड में अभी तक it is one of the most tragic situations we have ever known. Now, in the last decade of the 20th century, पहले उन्होंने बताया 1900s में जब शुरुआत हुई तब क्या हुआ है, but now in the last decade of the 20th century, and in my own 8th decade as a man, मतलब मैं अपने 80s में हैं, तो 8th decade, I'm in my 8th decade. Suppose if I'm in my 20s, so I will say I'm in the second decade of my life. These kinds of terms you can also use. This actually shows your command over the language. So in the last decade of the 20th century and in my own 8th decade as a man, in my 80s, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of their color and their skin. अब जो सिस्टम अपार्टheid का खड़ा हुआ था, इन्होंने यहाँ पे जब 20th सेंचुरी का एंड आया है, तो जो सिस्टम है वो पूरा कंप्लीटली ओवरटर्न हो गया है, पूरा बदल चुका है हमेशा के लिए. और किस चीज़ से रिप्लेस हुआ है, एक सिस्टम ऐसा जो सबकी जो राइट्स हैं, जो सबकी आज़ादी, हर इंसान की, नो मैटर वो वाइट हो, ब्लैक हो, किसी भी कलर का हो, सबके राइट्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा.
So that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, ये अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, इतने लोग थे, इतने ब्लैक्स थे, इन जिन लोगों ने लड़ाई करी, जिन लोगों ने इसको अपोज किया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, और उन सब की जो सफरिंग थी, उन सब ने जो भी सहा है, उन सब ने जो भी हिम्मत दिखाई है, वो हम ना गिन सकते हैं और ना इससे हम उसे रीपे, जैसे उसका लोन चुकाते हैं ना, वैसे हम उसका लोन नहीं चुका सकते हैं, हम उसे रीपे नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं दे सकते हैं उसे. सो आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. नेल्सन कह रहे हैं कि मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मतलब उन्होंने और भी दिन ऐसा लगा है, और मुझे उस दिन भी ऐसा ही लगा कि मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स बट ऑल्सो बिकॉज जो इतने सारे पेट्रियट्स थे मेरे से पहले, जिन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सफरिंग हुई है, उन सब का जो सम है उसके फॉर्म में मैं आज यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ और ये दिन देख पा रहा हूँ. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का मतलब एक लिखा है old fashioned formal word जिसे कह रहे हैं कि wrought मतलब क्या achieve हुआ है, क्या फाइनली हो पाया. तो उन्हें दुख हो रहा था ये सोच के कि अब जो फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो अब नहीं रहे, जो अपार्थीड के जो फाइटर्स थे वो अब नहीं रहे हैं, तो मेरे को दुख हो रहा है कि मैं अब उन्हें थैंक भी नहीं कर पा रहा हूँ, और वो अब यहाँ पे है नहीं ये सब देखने के लिए कि फाइनली वो दिन आ गया जो हम सब चाहते थे, जो इक्वल सोसाइटी चाहते थे, वो फाइनली हमारी कुर्बानियों के बाद वो अचीव हो गए, रॉट हो गया है. दैट इज़ what it has brought about. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthilis, Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukwes of our time, the men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. अब दिस पैराग्राफ इसमें ही इज़ थैंकिंग एंड वो अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं. ये वेरियस पिक्चर्स जो दे रखी हैं बुक में, दीज आर वेरियस प्रोमिनेंस नेम जो अपार्थाइड की स्ट्रगल में दे गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड दे सफर्ड अ लॉट. एंड तो ये लिखा है कि जो अपार्थाइड उसने इतना गहरा और इतना काफ़ी टाइम तक रहने वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, या एक एक्सपीरियंस ऐसा क्रिएट कर दिया था, एक वूंड मतलब एक घाव क्रिएट कर दिया है कंट्री में और उसके लोगों में, कि वो जो एक्सपीरियंसेस हैं इतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे. हम लोगों को इतने बहुत साल लग जाएंगे, मतलब इफ़ नॉट जनरेशंस मतलब होते हैं ना, जैसे वन जनरेशन इज़ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर पेरेंट्स एंड यू जनरेशंस के, मतलब अगर जनरेशंस नहीं तो कुछ साल तो हमें तो एटलीस्ट लगेंगे ही. वो जो हमें दुख हुआ है, प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मतलब डीप एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत गहरा, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जो हमें हर्ट हुई है, बहुत बुरी तरीके से जो हमने सफ़र किया है, उस चीज़ से उभरने के लिए मतलब जनरेशन नहीं, थोड़ा इतना वक्त तो लगेगा ही कि हमें साल लग जाएं. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी और ऑपरेशन जो सफरिंग्स हुई हैं, उनके जो डेकेड्स थे, उससे एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ है. अनइंटेंडेड मतलब जो मेन इंटेंशन नहीं था इस ऑपरेशन का. ऑपरेशन का इंटेंशन तो ये था कि ब्लैक्स को ऑपरेस किया जाए, वाइट सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो. इनका अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या था, ना चाहते हुए भी क्या हुआ कि ये जो मेन की जो नाम लिए थे, ये मेन हाँ इस कंट्री को मिले, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, कि इतने स्ट्रॉन्ग और इतने इंटेलिजेंट लोग जो मिले, जो शायद कभी नेवर बी नोन अगेन, मतलब इतने अच्छे और इतने स्ट्रॉन्ग लोग शायद दोबारा नहीं मिल पाएंगे. सो परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेथ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स and gems that lie beneath its soil.
but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल पैराग्राफ है जिसमें ये कहा गया है कि इतने परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेथ्स ऑफ ऑपरेशन, कि जो जुल्म हुए हैं ना, शायद इतने जुल्म ज़रूरी होते हैं किस चीज़ के लिए, इतने हाइट्स ऑफ कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने के लिए. हाइट्स ऑफ कैरेक्टर मतलब इतने स्ट्रॉन्ग और इतने सेल्फलेस और इतने पेट्रियाटिक जो लीडर्स डेवलप हुए हैं, इतना ऑपरेशन लगता है इतने अच्छे कैरेक्टर के लोगों को बनाने के लिए. परहैप्स ही इज जस्ट गेसिंग. मुझे ये मालूम चला है कि जो ग्रेटेस्ट वेल्थ मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट धन, जो सबसे कीमती जो दौलत होती है ना, वो लोग होते हैं. लोग फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट ऑफ डायमंड्स. मतलब जो इवन जो सबसे रेयर जो डायमंड्स होते हैं ना, उससे भी प्योर और उससे भी अच्छे और उससे भी सच्चे जो दौलत होती है वो क्या होती है, वो लोगों की दौलत होती है. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला हैज़ प्रेज्ड द ह्यूमन रिसोर्स अबव the economic resources of the country. Now that is one of the true qualities of a leader, जो अपने लोगों को इतना अप्रिशिएट करते हैं, अपने लोगों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं. अगर उन्हें ही अप्रिशिएट करेंगे, that's why हमें इतनी अच्छी क्वालिटी पता चल रही है उनकी. So फिर आगे, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades मतलब जो इनके फ्रेंड्स हैं, ये जो इनके कलीग्स हैं, इन लोगों से ही इन्होंने किस चीज़ का मतलब सीखा है, करेज का. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. This अब एक और आ गया. This is also one of the most important philosophical paragraphs. अब ये है कि टाइम एंड अगेन ये टर्म हम यूज़ करते हैं जब रेपिटेशन दिखाने के लिए, कि टाइम एंड अगेन ये हो ही जा रहा है. जब हम कहते हैं ना ये बार बार हो रहा है, सो टाइम एंड अगेन दिस हैज़ बीन हैपनिंग, द टाइम एंड अगेन द लॉकडाउन हैज़ बीन इंक्रीजिंग, सो लाइक दैट. सो टाइम एंड अगेन बार बार क्या देखा नेल्सन ने, कि मैन एंड वुमेन ने सब लोगों ने अपनी लाइफ्स को रिस्क किया है किसी के लिए, एक आइडिया के लिए. यहाँ पे आइडिया probably they talking about liberty, the freedom जो आज़ादी होनी चाहिए थी, तो उस फ्रीडम के आइडिया के लिए they have been again and again risking their lives and seen लोग किस चीज़, अब अटैक्स और टॉर्चर होता था, उन पर जुल्म होते थे, पर तब भी वो खड़े रहते थे, टूटते नहीं थे. showing a strength and resilience, इतनी हिम्मत और रेजिलियंस एक कंटिन्यूस डिटर्मिनेशन. मीनिंग भी लिखा है, एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट. रेजिलियंस मतलब एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आप गिर भी रहे हो, आप टूट भी रहे हो थोड़ा सा, फिर आप फिर से उठ रहे हो कि हाँ अब चलो दोबारा कोशिश करेंगे. तो हिम्मत भी और रेजिलियंस भी सब कुछ कहा दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और रेजिलियंस जो हम सोच भी नहीं सकते हैं. सो आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. अब ये जो दो लाइन्स, इनका ये मतलब है कि हिम्मत वो नहीं होती जिसे हम कहें कि डर नहीं लगता. हिम्मत बल्कि ये होती है कि उस डर पे काबू पा लेना. तो एक इंसान को हम ये तब नहीं बोलेंगे कि मतलब एक इंसान को हम स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हम तब नहीं बोलेंगे कि जब उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, पर तब हम उसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे और तब हम उसे हिम्मत वाला बोलेंगे जब डर है, डर पे काबू पाले और जो मेन पर्पस है, जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ बढ़े, रेजिलियंट रहे. फिर आगे एक और पैराग्राफ, अ वेरी ब्यूटिफुल वन. दिस वन सेज, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. अब यहाँ ये लिखा है
कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, या मतलब किसी भी वजह से जब हम पैदा होते हैं तो हम पैदा इसी थॉट के साथ नहीं हो जाते कि हमें इस रेस को या इस कलर को, इस रिलीजन को या इस पर्सन को, इस कास्ट को हमें हेट करना है। हम पैदा नहीं होते हैं इस थॉट के साथ। पर ये जो हेट्रेड, ये जो नफ़रत ये जो नफ़रत होती है, ये डेवलप होती है टुवर्ड्स सोसाइटी को देख के, या जो भी फैक्टर्स होते हैं, इन सब चीज़ों से नफ़रत है ये सीखी जाती है, लर्न टू हेट। और फिर लिखा है कि अगर कोई नफ़रत करना सीख सकता है तो प्यार करना तो और आसानी से सीख सकता है, क्योंकि जो प्यार का जो इमोशन है वो हमें ज़्यादा, जो ह्यूमन हार्ट है, जो हमारा दिल है, हमें उसको ये जो प्यार का इमोशन है वो ज़्यादा नेचुरली आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग दे दी है नेल्सन मंडेला ने इस पैराग्राफ में, कि इज़ गिवन के कोई भी पैदा नहीं होता है किसी को हेट करते करते, हेट जो है डेवलप होती है, और अगर हेट डेवलप होती है तो हम प्यार भी डेवलप करवा सकते हैं, राइट। सो मूविंग ऑन, इट सेज even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Grimmest times in prisons, मतलब जो सबसे लो टाइम से सबसे दुखी टाइम जो थे ना, उसमें भी when my comrades and I, जब मैं दोस्त हम लोग we were pushed to our limits, मतलब to the last point in our ability to bear pain, मतलब इतनी दिक्कतें देते थे कि हमारा सहने की जो क्षमता है वो ख़त्म होने लग जाती थी। तब एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब गार्ड्स में उन्हें कोई इंसानियत का कुछ होप दिख जाता होगा, मे बी कोई गार्ड उनकी हेल्प कभी कर देता होगा, तो वो कहते हैं कि थोड़े सा हमें ग्लिमर, एक थोड़े सा झलक दिख जाती थी, और मे बी एक सेकेंड के लिए, पर वो काफ़ी थी। किस चीज़ के लिए? मुझे वो एक आश्वासन देने के लिए कि अभी चलते रहो, अभी ठीक हो जाएगा सब। सो मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि एक इंसान में जो उनका जो अच्छा पार्ट होता है ना, जो अच्छा एक गुडनेस जो होती है एक इंसान की, वो एक फ्लेम की तरह है जो छुप सकती है पर वो ख़त्म नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं दिख जाती है। जैसे ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाए ना, ग्लिमर हम जैसे ग्लिमर ऑफ सनशाइन के लिए भी, जब हल्की सी थोड़ा सा पर्दा खोले और हल्की सी धूप आती है तो हम उसे कहते हैं ग्लिमर ऑफ सनशाइन इज कमिंग, द ग्लिमर ऑफ सनशाइन फेल, ऐसे करके। तो वही फ्लेम भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है गुडनेस के लिए, कि फ्लेम की तरह होती है गुडनेस, छुप जाएगी पर ख़त्म नहीं होगी। वेरी ब्यूटिफुल पैराग्राफ्स। नाउ moving on, it says, in life every man has twin obligations to his family, parents, wife and children, and he has an obligation to his people, community, his country. अब ये एवरी पर्सन, उनके दो तरीके के ऑब्लिगेशन, दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दो ग्रुप्स ऑफ पीपल की तरफ। फर्स्ट हम कह सकते हैं फैमिली जो होती है, अपने बच्चे, माँ बाप, स्पाउस, एवरीबडी, बट और दूसरा जो सोसाइटी है, जो कंट्री है, जो लोग हैं बाकी, उन लोगों के लिए अब ये दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पर इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी एवरी मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। अब एक जो सिविल सोसाइटीज़ है, जहाँ सब कुछ ठीक है, जहाँ इक्वालिटी है, वहाँ हर इंसान अपनी वो ऑब्लिगेशंस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी काबिलियत, अपनी इंक्लिनेशन, मतलब जिस थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, वो दोनों ऑब्लिगेशन पूरे कर लेता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. अब जैसे कहा नेल्सन ने कि अगर एक सिविल सोसाइटी होती है, रेगुलर सोसाइटी होती है, इक्वालिटी वहाँ पे तो एक इंसान कर सकता है अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी। पर साउथ अफ्रीका में क्या था? साउथ अफ्रीका में ये तो मतलब
एक तरह से नामुमकिन ही था एक ऐसे इंसान लाइक नेल्सन जो एक ब्लैक है, उनकी जो कलर ब्लैक है उसकी वजह से उनके लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो पूरी कर लें। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो एक ब्लैक इंसान, एक ब्लैक मैन ऑफ कलर, यहाँ पे ब्लैक्स के लिए यूज़ किया है, वो अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने अगर कोशिश करी लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब इवन अपने बेसिक राइट्स, लिव एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब अपने सिर्फ बेसिक राइट्स मांगने तक की भी कोशिश करी, तो उनको पनिशमेंट होती थी और उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब उन्हें अलग रहना पड़ता था। इन साउथ अफ्रीका अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी जो है अगर पूरी करने की कोशिश करे, अपने लोगों के लिए मदद करने की, मतलब उनके लिए कोई इनिशिएटिव लेने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए अगर कोशिश करे, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है। वॉज रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली मतलब उन्हें अलग कर देते थे एकदम। जैसे रिप हम ऑल्सो यूज करते हैं, सपोज बाय टेयर ऑफ द पेज, रिपिंग द पेज ऑफ, तो उसे भी हम रिप कहते हैं कि एकदम अलग कर दो ना पेज फाड़ के, तो उसे रिप्ड। सो नेल्सन उनको अगर कोई कोशिश करता था लोगों की मदद करने की, तो रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उनके घर से, उनकी फैमिली से, और ही वाज उनको फोर्स करते थे किस चीज़ के लिए? अलग रहने के लिए। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, वेरी नाइस फ्रेज, ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। पहले हम सीक्रेसी एंड रिबेलियन समझें। सीक्रेसी एंड रिबेलियन मतलब रिबेलियन किसी चीज़ को ओपोज करने से, नेल्सन मंडेला को हम रिबेल कह सकते हैं इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट थी, जो कंट्री की लेजिट गवर्नमेंट जो कर रही थी उसके खिलाफ जा रहे थे वो, तो वो रिबेल हो गए एक तरीके से, जो खिलाफ जा रहे हैं उन्हें रिबेल कहा। तो जो रिबेलियन कर रहे हैं तो उसकी लाइफ उन्हें जीनी है, और सीक्रेसी की मतलब छुपते छुपाते। और ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस का रेफरेंस ये है, ट्वाइलाइट हम उस टाइम को कहते हैं कि दिन छुप जाता है और फिर जब अगले दिन जब सुबह होती है तो उससे पहले मतलब अंधेरे में काम करना। ये रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया गया है कि नेल्सन को और उनके जैसे जो और लोग थे उन्हें छुपते छुपाते जो भी उन्हें विद्रोह करना था वो उन्हें छुपते छुपाते करना पड़ता था और अपनी फैमिली से अलग रह के, तो इसीलिए वो अपने दोनों ऑब्लिगेशंस तो पूरे नहीं कर सकते थे साथ में। फिर I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father and a husband. इन्होंने ये कह रहे हैं कि मैंने ये चूज़ नहीं किया था, मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि जो मेरे जैसे जो मेरी लोग हैं, मेरे कम्युनिटी जो बाकी ब्लैक्स हैं, मैं उनको अपनी फैमिली से ऊपर रखूँगा। पर मैंने जब कोशिश करी कि मैं अपने लोगों की सेवा करूँ, मैं उनके लिए कुछ करूँ, तो मुझे ये पता चला कि मैं जो अपने ऑब्लिगेशन, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, एज एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पति की तरह, एक फादर की तरह, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे पूरा करने से मैं रुक जाऊँगा। ये प्रिवेंट मतलब ये अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँगा अपने लोगों की तरफ, तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने से मेरे को दिक्कत आएगी, मैं रुक जाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज नॉट born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. अब नेल्सन ये कह रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे में भूख नहीं थी आज़ादी की। क्यों? क्योंकि मैं तो पैदा आज़ाद ही हुआ था। आज़ाद इस टर्म्स में जिस तरीके से वो आज़ादी समझते ना, वो सारी आज़ादी थी उनके पास। दिखाया गया क्या क्या करते थे जब वो छोटे थे, इधर भाग दौड़, कभी जहाँ स्विमिंग करनी है, कोई बुल्स पे मतलब जो भी गेम्स खेलने, सब कुछ हर चीज़ में उनकी आज़ादी थी। पर एक रिस्ट्रिक्शन क्या थी, जब तक अपने मैं पापा की बात मान रहा था, जो उनकी ट्राइब के जो मैं कस्टम्स थे, जो भी रिचुअल्स मैं उन्हें फॉलो कर रहा था, तब तक मुझे कोई भी रूल, कोई भी लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के कहते हैं लॉ ऑफ लैंड, और गॉड मतलब कोई भी लॉज, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि
आज़ादी की भूख नहीं थी पहले, क्योंकि मैं तो पैदा ही आज़ाद हुआ था, आज़ादी हर टर्म्स में जो वो जानते थे। फिर it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब हमें ये पता चल रहा है, जैसे जैसे नेल्सन बड़े हो रहे हैं ना, और ये नेल्सन की बात ही नहीं है, ये हर इंसान की जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी आज़ादी जो हमें चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए होती है ना, उस चीज़ के टर्म्स बदल जाते हैं। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी कि जो घर है उसके आसपास घूम लिए, जो वहाँ पे स्ट्रीम है, जो वहाँ पे पॉन्ड्स है, रिवर है, वहाँ पे जाके स्विमिंग कर ली, और जो कोई गेम्स खेल लिए, वो थी उनके लिए आज़ादी। पर क्या हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना, व्हेन आई बिगैन टू लर्न, इट वाज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम, बॉयहुड मतलब एक चाइल्डहुड होता है, एक बॉयहुड इन द सेंस कि चाइल्ड और टीनेज के बीच में जो बॉयहुड वाला जो टर्म होता है, मे बी वी कैन से प्री टीन एडोलेसेंस वाला टाइम, वो जो आज़ादी थी, दैट वाज एन इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, मतलब मोहमाया जिसे कहते हैं ना, कि वो तो सच था ही नहीं, वो बस लग रहा था कि आज़ादी है, वो थोड़ी ना आज़ादी होती है। जब मेरे को पता चला कि जब मैं बड़ा हुआ, मेरे को पता चला कि जो मेरी आज़ादी थी वो तो मेरे से पहले ही ले ली थी, और जब मेरे को पता चला तब मुझे आज़ादी की भूख होने लगी, तब मुझे आज़ादी की चाह होने लगी। एट फर्स्ट जब मैं एक स्टूडेंट था तो किस चीज़ की आज़ादी चाहिए थी, मुझे सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी उस टाइम। जो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ट्रांजिटरी हम कैसे कहते हैं, जैसे एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं, जैसे हम चाइल्डहुड से बॉयहुड से यंग स्टूडेंट जब थे तो उन्हें ट्रांजिटरी फ्रीडम्स चाहिए थी, जो चाहिए होती हैं यंग टीनेजर्स को, कि रात में थोड़ा सा लेट तक बाहर, जो मेरा मन करे वो मैं पढूं, जहाँ मन करे वहाँ मैं जा सकूं, ये वाली फ्रीडम्स, ये वाली आज़ादी चाहिए थी उन्हें। पर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, when he maybe passed his teenage times, and then जोहान्सबर्ग में he lived, and तब उन्हें क्या चाहिए था, I yearned for the basic and honorable freedoms, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें, ऑनरेबल जो एक रिस्पेक्टेबल इंसान को मिलती हैं सोसाइटी में, क्या क्या, कि जो ऑक्यूपेशन में करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ, जो इनकम मेरे को मिल रही है वो मैं रख पाऊँ, उनको अपनी मर्ज़ी से खर्च कर पाऊँ, अपनी मर्ज़ी से शादी कर पाऊँ, अपनी मर्ज़ी से एक फैमिली सेटल कर पाऊँ। और ये जो फ्रीडम जो बहुत ही बेसिक फ्रीडम है, जो अगर आप लॉफुल लाइफ जी रहे हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की मान के चल रहे हो, लॉ ऑफ द लैंड मान के चल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती इन सब फ्रीडम्स में। तो जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे फ्रीडम का मतलब बढ़ला, और जब उन्हें बड़े होकर पता चला कि जो उनकी एक्चुअल फ्रीडम थी वो तो उनसे पहले ही ले ली है, तब जब उनको लगा कि जो पहले जिसको मैं फ्रीडम समझता था वो तो एक इल्यूजन था, वो तो मोह माया थी, तब उन्हें एक रियल फ्रीडम की भूख होने लगी, उसकी चाह होने लगी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. फिर उन्हें क्या पता चलता है कि सिर्फ यहाँ तो सिर्फ मेरी बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ तो सबकी बात हो रही है, सारे भाई बहन, मतलब कम्युनिटी के जो और लोग थे उनके लिए कह रहे हैं ये, कि यहाँ सिर्फ मेरी आज़ादी कर्टेल मतलब रिड्यूस, मतलब जिस पे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं थी जिसको रोका गया था, जिसको कम किया गया था, पर ये तो सबकी थी, जो मेरे जैसा दिखता था, कौन, मतलब जो ब्लैक थे, उन सबकी आज़ादी पे रिस्ट्रिक्शंस थी. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger from the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home,
that forced a life-loving man to live like a monk. अब ये दिस इज अनदर पावरफुल पैराग्राफ. दिस सेज कि जब मेरे को पता चला ना कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम की बात नहीं हो रही है, ये बाकी सब जो ब्लैक्स हैं सबकी बात हो रही है, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी. और तब जो सिर्फ मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात थी ना, जो मैं सिर्फ अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम चाहता था, वो किस चीज़ में बदल गई? इट बिकम अ ग्रेटर डिजायर, अ ग्रेटर हंगर फॉर व्हाट? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. मेरे जो लोग थे, मुझे उन सब के लिए आज़ादी चाहिए थी. ये जो चाह थी ना, ये जो फ्रीडम के लिए कि सब के लिए हो, कि सब डिग्निटी, अपनी गरिमा, रिस्पेक्ट के साथ सब अपनी लाइफ जी पाएं, वो ये जो चाह थी, ये जो हंगर था, ये मेरी लाइफ को चलाने लग गई. दैट एनिमेटेड माई लाइफ. मतलब अब ये इस चाह की राह पे चलने लग गए. अब इस चीज़ ने, ये जिस पर्पस उनका जो बदल गया कि इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं, अब सबके लिए फ्रीडम चाहिए, तो इस चीज़ से अब उनकी लाइफ बदल गई. और ट्रांसफॉर्म क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म ये दिखाया है कि नेल्सन का जब ये जो एम बना, उस एम से पहले वो कैसे थे, और फिर जब उन्हें एम बन गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं सबकी फ्रीडम के लिए लड़ूंगा, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, पहले क्या थे और फिर क्या हुआ? अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. पहले बहुत डरते थे कि क्या होगा, कैसे कर लूंगा, पर बोल्ड वन, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और बहुत हिम्मत वाला स्टेप लिया, तो मैं एक बोल्ड इंसान बन गया. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. Law-abiding attorney, यहाँ में नेल्सन की प्रोफेशन के बारे में पता चल रहा है, that he was an attorney, कि मतलब लॉयर, मतलब लॉ फॉलो करते थे एंड सब कुछ ही did by the law, and he became a criminal. Criminal in the sense कि ऑब्वियसली अगर जहाँ गवर्नमेंट की थी वाइट्स के रूल्स क्या थे, ब्लैक्स के खिलाफ थे, अगर ब्लैक्स उसे अपोज करेंगे तो उन्हें क्रिमिनल बोलेंगे. तो जो लॉ अबाइडिंग थे वो पहले, उन्होंने जब ये रेजोल्यूशन लिया, इसके बाद ही बिकेम अ क्रिमिनल, टू बिकम अ क्रिमिनल. एंड देन दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. मतलब मैं अपनी फैमिली से इतना प्यार करता था, अच्छा, आई वाज अ गुड हस्बैंड, और मैं क्या बन गया? एक आदमी जिसके पास कोई घर नहीं है. बिकॉज जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर लोगों की मदद करनी है, अगर कुछ बिगर पर्पस करना है लाइफ में, तो दे हैड टू लिव अपार्ट, आइसोलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट से बच के रहना पड़ता था, पकड़े ना जाए, पकड़े जाएंगे तो जेल चले जाएंगे. फिर आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अब ये कह रहे हैं कि मतलब मैं बाकी सबकी तरह ही मतलब सेल्फलेस हूँ और बाकी सबके इक्वल ही धार्मिक हूँ, वर्चुअस हूँ, मतलब हम सब लोग सेम ही हैं. पर मेरे को जब ये पता चला कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो अगर आज़ाद नहीं है, तो मेरे को जो थोड़ी बहुत फ्रीडम भी मिली हुई थी ना, मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर सकता. मेरे लिए वो भी खोखली हो गई एक तरह से. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. मतलब इनडिविजिबल ये बांट नहीं सकते हैं इस फ्रीडम को, कि एक को दे दी दूसरे को नहीं दी, तो हम उसे बांट नहीं सकते. तो चेंज ऑन एनीवन, चेंज मतलब रिस्ट्रिक्शंस, अगर एक पर है ना तो वो पूरी कम्युनिटी पर है, और अगर पूरी कम्युनिटी पर है तो वो मेरे पर भी हैं. जो लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन है, मैं लिमिटेड फ्रीडम है, उसे भी मैं एंजॉय नहीं कर सकता. फिर I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब ये जो पैराग्राफ है, दिस शोज द ग्रेट कैरेक्टर ऑफ सर नेल्सन मंडेला. ये कह रहे हैं कि जो ऑप्रेसर है ना, जो मतलब जो दूसरे को दबा रहे हैं, जो उन पे अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑप्रेसर कह रहे हैं उन्हें, उनको भी उतनी आज़ादी की ज़रूरत है जितना जिसे दबाया जा रहा है उसे. मतलब उन्हें भी लिबरेट करना है और उन्हें भी लिबरेट करना है, दोनों को आज़ादी चाहिए. एक इंसान जो दूसरे की आज़ादी लेता है ना, वो भी कैदी है. किस चीज़ से कैदी है? उसे नफरत ने कैद कर रखा है, उसे नफरत ने जकड़ रखा है. और ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स,
किस चीज़ के प्रिजन में लॉक्ड है वो, किस चीज़ ने उसे रोक रखा है? प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडिस मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मतलब जो पक्षपात, भेदभाव, वही डिस्क्रिमिनेशन जो हम करते हैं। और नैरो माइंडेडनेस, ये जो छोटी सोच है, जो खोखली सोच है, जो नफरत है, प्रेजुडिस है, नैरो माइंडेडनेस है, इन सब चीज़ों ने जो ऑप्रेस कर रहे हैं ना, उन्हें भी इन्हीं सब चीज़ों ने जकड़ रखा है। वो भी कैदी हैं पर किसी और चीज़ के, तो उन्हें भी उतनी ही आज़ादी की ज़रूरत है। फिर ये है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, मतलब अगर मैं किसी और की आज़ादी ले रहा हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ पूरी तरीके से, और उसी तरीके से वो भी आज़ाद नहीं है जिसकी आज़ादी ली गई है। सो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑप्रेस्ड जिसने इसको दबाया गया है, ऑप्रेसर जिसने दबाया गया है, जो सुपीरियर है, दोनों को सेम तरीके से उनकी जो इंसानियत है वो रॉब्ड, उनकी इंसानियत चुरा ली गई है। ऑप्रेसर की किसने चुराई? ऑप्रेसर की चुराई नफरत ने, प्रेजुडिस ने, नैरो माइंडेडनेस ने जो जकड़ रखा है, तो उनकी इंसानियत चुरा ली गई है। उनको भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको भी आज़ादी की ज़रूरत है। और जो ऑप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड को तो आज़ादी की ज़रूरत है ही। अब नाउ दैट वाज ऑल फॉर दिस पैराग्राफ, वी कम टुवर्ड्स द एंड। अब इसमें ओवरऑल हमें एक यही सीख, अगर हम मॉरल विच इज़ लिटिल बिट ऑब्वियस बट आई विल जस्ट फ्रेम इट आउट फॉर यू, वुड बी कि कितनी ज़्यादा हमें फिलोसफिकली नेल्सन ने कितनी सारी टीचिंग्स दे दी। ही गेव अस टीचिंग्स अबाउट करेज, कि हमें बताया था ना कि करेज ये नहीं होता कि हमें डर नहीं लगता, बल्कि करेज ये होता है कि हमें डर लगे पर हम उसे कॉन्कर करके अपने बिगर गोल पे फोकस कर पाएँ, हम उसे डर पे काबू पाके हम आगे बढ़ पाएँ। फिर इन्होंने और भी हमें समझाया था, दिस वाज टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो, मतलब इन्होंने जो ऑप्रेस जो लोग करते हैं, जो सुप्रीमिस, जो वाइट सुप्रीमेसी की जो बात हो रही थी, उनको भी इन्होंने कुछ बदला लेने की बात नहीं करी। मतलब ही वाज सच अ मैन ऑफ सच ग्रेट कैरेक्टर, ही वाज नॉट पेटी इन हिज थॉट्स, ही स्टिल गेव इक्वल ट्रीटमेंट, एंड बल्कि उन्होंने ये बोला कि जो ऑप्रेस कर रहे हैं ना, उनको भी मदद की ज़रूरत है, उनको भी ये जो गलत जो थॉट्स हैं इन्होंने पकड़ लिया है। कहते हैं कि ना गलत इंसान नहीं होता है, उसके जो काम गलत होते हैं, तो ये काम गलत थे, इन्होंने इंसान को कभी गलत नहीं बोला कि आज़ादी की ज़रूरत तो उन्हें भी है, उनको भी बस दे आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो प्रिजन, दे आर ऑल्सो केस, दे आर ऑल्सो बिहाइंड बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। एंड उन्होंने इतने सारे एक्सप्रेशन टोल्ड अस अबाउट कैसे कैसे फ्रीडम का मीनिंग बदलता है। एंड वी लर्नड अबाउट नेल्सन एंड एवरीबडी हु गेव so much of their contributions, and like a large part of their lives went in fighting this struggle of apartheid के freedom मिले किस चीज़ से, discrimination से, and finally एक नई society बन के आए। तो this is just an excerpt of the whole autobiography, एंड whatever philosophical aspects जो भी थे, जो moral aspects थे, वो I have explained them to you, terms जो थे that also I have explained it to you. So अगर कोई simple question आता है जैसे what was happening on that day, या नेल्सन जैसे बड़े हुए, जैसे फ्रीडम का मतलब कैसे बदला, उनका सिंपल क्वेश्चन है, हमने स्टोरी पढ़ी है, वी कैन आंसर देम। और फिलोसफिकल जैसे ये ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड को कैसे दोनों को फ्रीडम की ज़रूरत होती है, या फिर और भी जो हमने इक्वालिटी के बारे में सीखा, और कैसे फ्रीडम उनके लिए एक इल्यूजन थी, और कब उनकी फ्रीडम का एक्चुअल कैसे नेल्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया जब उन्होंने ये रेजोल्यूशन ले लिया, जब उन्होंने ये ठान लिया कि अगर एक इंसान भी और फ्री नहीं है ना, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। अगर पूरी कम्युनिटी फ्री नहीं है, मेरे से दिखने वाले लोग फ्री, तो मेरे को भी जो भी थोड़ी बहुत फ्रीडम मिली है वो भी कोई काम की नहीं है, वो भी खोखली है। जिस तरीके से इज गिवन अस such great thoughts, so I would just ask you to, if you're interested, you may read out the whole book. It's a great one. So that's it for this chapter, and thank you.